उदल क्रोध से तमतमाकर बोला, दादा आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी इसी क्षण इस घोड़े और हाथी दोनों को खोल कर ले जाऊं। इतना सुनते ही मलखान बोल उठा, उदल कैसी बातें करते हो? अरे चोर के घर चोरी, इनको तो रायकरिंगा चुरा कर लाया था। अगर हम इनको ऐसे ही ले गए तो कलयुग में हमें चोर कहा जाएगा। मैं मलखान इस पपीहा घोड़े की लगाम तभी पकड़ूंगा और इस गजपत हाथी पर सवारी तभी करूंगा जब तक इस मांडवगढ़ को धूल में न मिला दूं, तब तक मैं इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तभी चलती हुई बातों के बीच रूपा बांदी वहां आ पहुंची और बोली, रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। यह सुनते ही महोबा के चारों वीर सन्यासी भेष में रूपा बांदी के पीछे महल की ओर चलने लगे। तभी महल के दूसरे द्वार पर पहुंचते ही उनकी नजर उस विशाल बरगद के वृक्ष पर पड़ी जहां दक्ष वक्ष की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। यह दृश्य देख उनके कदम वहीं ठिठक गए। आल्हा उदल मलखान का शोक और क्रोध उस वक्त अपने चरम पर था। अपने पिता की खोपड़ियां टंगी देख उदल का शरीर कांप उठा। तभी दासी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, अरे सन्यासियों कहाँ रह गए? रानी आपका इंतजार कर रही हैं। चलो चलो जल्दी चलो। आल्हा ने अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा, अरे दासी तुमने हमें सब दिखाया। महल की साज सज्जा तो बड़ी भव्य है, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आया कि यहाँ इन दो नरमुंडों का क्या प्रयोजन है। ये दो नरमुंड आखिर किसके हैं? तब दासी बोली, अरे सन्यासियों लगता है आप पहली बार बावनगढ़ आए हो। क्या आपने बावनगढ़ में मांडवगढ़ की वीरता के चर्चे नहीं सुने क्या? हमारे राजकुमार रायकरिंगा ने कभी महोबा को युद्ध में परास्त कर उनके दो वीर सेनापतियों को बांधकर यहाँ लाए थे और उन्हीं की खोपड़ियां यहाँ टंगी हुई हैं। और सुनो जोगियों, हमारे राजकुमार ने तो महोबा वालों को खुली चुनौती दी थी कि अगर बाजुओं में दम हो तो इन खोपड़ियों को यहाँ से ले जाए। ये सुनते सुनते उदल का शरीर क्रोध से कांप रहा था। तब उदल ने दासी से कहा, दासी मुझे केवल इतना बता दो, इन दोनों सूरवीरों ने मरते वक्त क्या कहा था? क्या कोई वचन दिए थे जो उन्होंने अपने अंतिम समय में कहे? तब वहाँ दासी बोली, हाँ जोगियों, इनके अंतिम वचन हमारे पूरे मांडवगढ़ राज्य में प्रसिद्ध हैं। ये दोनों वीर मरते मरते हमारे राजकुमार रायकरिंगा को वचन देकर गए थे कि महोबा से कोई आए ना आए, लेकिन एक दिन हमारे पुत्र प्रतिशोध जरूर लेने आएंगे। लेकिन सन्यासियों जरा इनका भाग्य तो देखो, महोबा से कोई वीर तो दूर, हवा का झोंका तक मांडवगढ़ की ओर नहीं आया। कितने अभागे हैं ये वीर, इनका तो पिंडदान तक किसी ने नहीं किया। तब मलखान दासी से गरजते हुए बोला, दासी जुबान संभाल, इन्हें अभागा मत बोल। ये अभागे नहीं हैं, अभागे तो इनके पुत्र हैं जो अभी तक अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले पाए। जैसे जैसे बातें चल रही थीं, चारों योगी ताव में आते जा रहे थे। रूपा बांदी योगियों का क्रोध देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगी। तभी दासी बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई सन्यासी हो, तुम्हारे अंदर तो वीरों की सी आभा है। तभी वहाँ ढेबा ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं दासी, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो लगता है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया है जो हमारे भीतर आकर हमारे शरीर को कंपा रहा है। दासी हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो दासी जल्दी चलो। इसके बाद सभी महोबा के वीर दासी के पीछे रानी कुशला के महल की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही रानी कुशला ने सामने से आते हुए चारों योगियों की चाल ढाल और नैन नक्श देखे, रानी कुशला एकदम से घबरा गईं। अरे अरे ये कैसे योगी हैं? इनकी चौड़ी छाती और भुजाएं तो देखो, ये योगी नहीं हो सकते, ये तो किसी राज्य के राजकुमार लगते हैं। यह देख रानी कुशला को चक्कर आने लगे। जब रानी कुशला को शक संदेह हुआ तो आल्हा ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं रानी, कैसी बातें कर रही हो? हमारे पिता जल्दी अवस्था में ही चल बसे तो हमारी माता ने हमें जोगियों को सौंप दिया और हम जोगी बन गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।